तो आइए दोस्तों एमए फर्स्ट सेम के सिलेबस को देखते हैं और जानते हैं कि क्या है इसमें हमारे लिए खास और किस तरह हम पढ़ाई की अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। आइए देखते हैं। हम पहले पेपर को उठाते हैं तो पहला पेपर आता है इतिहास लेखन, अवधारणा एवं प्रणाली एवं उपकरण। माफ़ कीजिए दोस्तों, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग ख़राब आई है, इसके कारण मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में जो अच्छी वाली पिक्स हैं वो अपलोड कर दूंगा, उसमें आप और अच्छे से सिलेबस को देख सकते हैं। हालांकि मैं इसे इस तरह से समझा दूंगा कि आपको वहां देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए पहली यूनिट देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास लेखन, अवधारणा, प्रणाली एवं उपकरण, इसमें बात कैसी होगी। इतिहास लेखन इससे पहले हमने पढ़ा नहीं होगा, चाहे अंडर ग्रेजुएशन की बात हो या फिर स्कूल लाइफ की बात हो, वहाँ पर इतिहास लेखन इस तरह से बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास लेखन वह विषय है जिसमें हमें बताया जाता है कि इतिहास कैसे लिखते हैं, इतिहास कैसे पढ़ते हैं और इतिहास की खोजबीन कैसे होती है और इतिहास का समाज के साथ कैसा संबंध होता है, इतिहास हमें क्या सिखाता है, ये हमें पहला पेपर बताएगा। जैसे कि आज 1000 से ज़्यादा घटनाएं घटित हुई, उन 1000 घटनाओं में आप किसे इतिहास मानेंगे, वो ये पेपर बताएगा। आइए पहली यूनिट देखते हैं। इतिहास का अर्थ एवं विस्तार, आंकड़ों का संग्रहण एवं चुनाव, साक्ष्य एवं उनका प्रेषण, कारणवाद एवं इतिहास। ये है पहली यूनिट जिसमें हम इतिहास का परिचय जानेंगे। आइए दूसरी यूनिट देखें। इतिहास एवं अन्य विषय, अनुशासन, पुरातत्व, भूगोल, मानव शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रकृति विज्ञान एवं साहित्य। दोस्तों दूसरा विषय ये बताता है कि इतिहास का अन्य विषयों के साथ किस तरह से लिंक है, किस तरह से कनेक्शन है और किस तरह से संबंध है। जैसे कि इतिहास का भूगोल के साथ कैसा संबंध है और भूगोल में इतिहास का क्या महत्व है, ये बताएगा ये सेकंड यूनिट। और सेकंड यूनिट को पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप सिर्फ इतिहास पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप और भी विषय साथ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप भूगोल को अच्छे से नहीं पढ़ते ना, तब तक आपको इतिहास उतना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कौन सी जगह कहाँ है आपको ये तभी पता चलेगा जब आप भूगोल को, ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए इतिहास में और भी विषयों का महत्व होता है। इसीलिए ये ना समझे कि आप इतिहास से एमए कर रहे हैं तो आपको सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़नी है। आइए दोस्तों तीसरी यूनिट के बारे में जानते हैं। ऐतिहासिक लेखन की परंपराएं, ग्रीको रोमन परंपरा, चीनी परंपरा, इतिहास लेखन की प्राचीन भारतीय परंपरा, बाणभट्ट और कल्हड़ का इतिहास लेखन। बाणभट्ट और कल्हड़ ने किस तरह से इतिहास लेखा। कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, इसमें से जम्मू कश्मीर का हमें इतिहास मिलता है और इसे भारत का पहला ऐतिहासिक मतलब इतिहास विषय का ग्रंथ माना जाता है, कल्हड़ की राजतरंगिणी को। तो किस तरह से इन्होंने पहला ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, कैसे बाणभट्ट ने अपनी बारावली में इतिहास की बातें की, ये सब हम जानेंगे तीसरी यूनिट में। आइए चौथी यूनिट को देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास लेखन, मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन की समस्याएं, मिनहाज उस सिराज, ज़ियाउद्दीन बनी, अब्दुल कादिर बदायूनी के इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। यहाँ पर मध्यकालीन की बात हो रही है तो ये बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की, ये बात हो रही है मुग़ल काल की, और यहाँ पर के रचनाकारों ने किस तरह की रचनाएं की, ये जानेंगे हम चौथी यूनिट में। आइए पांचवी यूनिट की बात करते हैं। आधुनिक इतिहास लेखन की प्रवृत्ति, प्रत्यक्षवादी, बिहीप, क्लासिकल मार्क्सवादी और एनालॉग्स स्कूल फ्रांस। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आधुनिक लेखन का प्रारंभ हुआ और आधुनिक लेखन की शुरुआत हुई। आइए हम पेपर 2 की ओर बढ़ते हैं। चूँकि समय ज़्यादा हो रहा है और मैं आपका समय ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लूँगा, आपको कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। आइए दोस्तों सेकंड पेपर देखते हैं। सेकंड पेपर का नाम है आधुनिक भारत 1757 से लेकर 1857 तक। 1757 की बात आई है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध और यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत की हुई थी शुरुआत। वही 1857 में प्रारंभ होने वाली थी 1857 की क्रांति और प्रारंभ हो चुकी थी, और इसी के साथ ही ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत से समाप्त हुआ और 18
1758 में ब्रिटेन ने भारत का शासन कंपनी से छीनकर अपने हाथों में कर लिया। तो यहाँ पर हम 1757 से 1857 तक अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देखेंगे और साथ ही साथ उस समय भारत के राजा क्या कर रहे थे, एक दूसरे को काट खा रहे थे, लड़ रहे थे या फिर क्या कर रहे थे। आइए देखते हैं। पहली यूनिट में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, अभिलेखीय दस्तावेज, निजी दस्तावेज, समाचार पत्र, पीरियडिकल्स, मौखिक परंपरा, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन की विभिन्न विचारधाराएं, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी एवं मार्क्सवादी। पहले विषय में हम जानेंगे कि आधुनिक काल के इतिहास के बारे में हमें जानकारी किस तरह से मिलती है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो मध्य 18वीं शताब्दी का भारत, राजनीतिक आर्थिक स्थिति, समाज एवं सांस्कृतिक, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं संगठन, बंगाल में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना, प्लासी एवं बक्सर युद्ध। प्लासी का युद्ध जो 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया और वहीं बक्सर के युद्ध जो 1764 में लड़ा गया, ये दोनों ही युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध थे, जिसने प्लासी के युद्ध में भारत में ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत हुई, तो वहीं बक्सर के युद्ध के ज़रिए अवध हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो या फिर बंगाल हो, ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो गए थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हम देखते हैं तीसरी यूनिट, विस्तार के साधन के रूप में युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, सिंध का विलय और आंग्ल सिख युद्ध, ये हम देखेंगे तीसरी यूनिट। दोस्तों हम देखते हैं चौथी यूनिट, कूटनीति के द्वारा विस्तार, सहायक संधि प्रथा, हड़प नीति, भारत की औपनिवेशिक संरचना, प्रशासनिक ढांचा, संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग और पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने अपना साते दिमाग लगाकर कूटनीति के जरिए भारत के कई राज्यों को अपने में मिला लिया। जैसे सहायक संधि की हम बात करें तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था और वेलेस्ली का भारत में शासनकाल था 1778 से लेकर 1805 तक। ये भारत का गवर्नर जनरल बना था और इसने सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम, फिर कर्नाटक के वाडियार वंश के शासक, फिर पेशवा, फिर सिंधिया, इन सभी को अपनी सहायक संधि में मिला लिया था। और वहीं हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति को लेकर आया था डलहौजी, उसका शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक और इसने 1848 में ही सबसे पहले सतारा, नागपुर और फिर उसके बाद में झांसी जैसे कई सारे राज्यों को इसने अपने में मिला लिया था। यहाँ तक कि इसने नाना साहब की पेंशन ये कहकर बंद कर दी थी कि वे दत्तक पुत्र हैं, बल्कि पेशवा के वास्तविक पुत्र नहीं हैं, इसलिए उनकी पेंशन बंद कर दी थी। दोस्तों भारत की 1857 की क्रांति, जिसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो हड़प नीति और लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ बहुत कारगर साबित हुई इस क्रांति को करवाने में, क्योंकि इसने बहुत अति कर दी थी। और चाहे पिट्स इंडिया एक्ट हो या रेगुलेटिंग एक्ट हो, ये सभी एक प्रकार से अंग्रेज़ों की भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति को स्थिर करने के लिए लाए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था और वही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। पांचवी यूनिट की बात करें तो हम पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स के न्यायिक एवं प्रशासनिक सुधार, कॉर्नवालिस और विलियम बेटिंग एवं लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये सभी गवर्नर जनरल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका एक लंबा पीरियड भारत में रहा है और इन्होंने कई सारे ऐसे सुधार किए जो शायद इन्हें लगा कि इनके लिए सही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए। जैसे लॉर्ड डलहौजी एक बुरा आदमी था, हम कह सकते हैं, हमारे लिए तो था ही, लेकिन इसने ट्रेन चलाई भारत में पहली बार। इसके ही शासनकाल में भारत में डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई। कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीयों को आगे चलकर मदद की। हालांकि 1857 की क्रांति में डाक व्यवस्था ने पूरी तरह अंग्रेज़ों का समर्थन किया था और एक मरते हुए स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि इस तार ने हमारा गला दबा दिया है, इस तार व्यवस्था ने, जो तार चलते थे पहले टेलीग्राम वाले। अब हम अगले पेपर को देखते हैं।
काफ़ी सारे लोग ये तक नहीं जानते एमए में कि इतिहास में होते कितने विषय हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमए इतिहास में 4 विषय होते हैं और हम 2 विषय पर अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और हम पहुँचे हैं तीसरे विषय में, जिसका नाम है 18वीं एवं 19वीं शताब्दी का विश्व। तो पहली यूनिट को देखते हैं, विश्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय एवं पुनर्जागरण युग, यूरोप में वैज्ञानिक एवं कृषि क्रांति, ये पढ़ेंगे हम पहली यूनिट में। वही दूसरी यूनिट की बात करें तो औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तथा यूरोप में विस्तार, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति और नवीन सामाजिक वर्गों का उदय, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसके कारण और परिणाम। यहाँ पर हम इंग्लैंड में औद्योगिक और कृषि क्रांति तो पढ़ेंगे ही, साथ ही हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे जॉर्ज वॉशिंगटन इसके लीडर बने, कैसे वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने और कैसे उनके नाम पर अमेरिका की राजधानी का नाम पड़ गया और कैसे अमेरिका ने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी। 1773 से 1776 तक चले भीषण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बोस्टन टी पार्टी क्या है, ये भी हम इस यूनिट में अच्छी तरह से समझेंगे। आइए देखते हैं तीसरी यूनिट, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, दार्शनिकों का योगदान, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो, फ्रांसीसी क्रांति की घटनाएं एवं विकास, सम्मेलन, डायरेक्टरी का शासन, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, नेपोलियन बोनापार्ट का युग जो 1804 से 1816 तक रहा, जिसे नेपोलियन एरा कहते हैं, और कैसे 1789 की क्रांति जिसने पूरे विश्व को समानता, स्वतंत्रता, संप्रभुत्वता और भाईचारे के नारे दिए, जो कि भारतीय संविधान में भी जोड़े गए हैं, वो किस तरह से इस 1789 की क्रांति ने विश्व को प्रभावित किया, ये हम देखेंगे। चौथी यूनिट की बात करें तो चौथी यूनिट में हम पढ़ेंगे नेपोलियन युग, उत्थान और पतन, वियना कांग्रेस, मेटरनिटी युग, संयुक्त व्यवस्था एवं पवित्र मैत्री संधि, ये पढ़ेंगे हम चौथी यूनिट में। पांचवी यूनिट में हम पढ़ेंगे पश्चिम यूरोप के उदारवाद और लोकतंत्र का विकास, 1815 से 1914, इंग्लैंड के उदारवाद का विकास, 1832 का अधिनियम, 1867 का अधिनियम एवं चार्टिस्ट आंदोलन और फ्रांस में उदारवाद, हम यहाँ पर ये सभी देखेंगे। यानी कि हम अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं पढ़ेंगे, उससे पहले की कहानियाँ हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं चौथे पेपर की, और चौथा पेपर आता है भारत में राज्य। दोस्तों इसमें कुछ नए अपडेट भी हुए हैं। भारत में राज्य में जो नया सिलेबस आया है 21-22 का, उसमें ये अपडेट हुआ है कि उसमें गुप्त और मौर्य वंश को भी शामिल किया गया है। इसलिए अगर इसमें गुप्त या मौर्य वंश ना दिखे तो भी आप पढ़ लीजिएगा अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो। आइए पहली यूनिट देखते हैं, दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत राज्य की प्रकृति एवं कार्य, प्रशासनिक ढांचा, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, एकता प्रणाली एवं राज्य राजस्व प्रशासन। यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासनिक कार्य है, जो उनकी केंद्रीय शासन व्यवस्था है, अलग अलग शासकों की भी देखेंगे, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो बलबन हो या फिर वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, सभी शासकों की हम देखेंगे। दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट में हम विजयनगर संरचना, प्रकृति एवं विशेषताएं, विजयनगर राज्य का शासन प्रबंध, राजा और राज्य की परिषद, प्रांतीय शासन, न्यायकार व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इन सभी को देखेंगे हम सेकेंड यूनिट में। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य बहुत समृद्ध साम्राज्य हुआ दक्षिण भारत का, और इसमें 4 वंशों ने शासन किया। जो हरिहर बुक्का ने 1336 में इसकी स्थापना की थी और वे संगम वंश के थे। उसके बाद अरावेडु वंश, विशालु वंश, फिर तुलुक वंश, इस तरह से 4 वंशों ने इसमें शासन किया। और कृष्णदेव राय जो कि इतने ज़्यादा प्रसिद्ध थे कि इब्न बतूता जैसे और कुछ अब्दुल रज्जाक जैसे शासकों ने जो यात्री थे
उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है और इन्हें भारत के सबसे महानतम शासकों में गिना जाता है। इसीलिए विजयनगर साम्राज्य एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है और पूरी यूनिट ही इसके अंतर्गत आती है, इसलिए इसे हम काफ़ी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 की बात करें तो मुगल साम्राज्य, प्रकृति स्वरूप, प्रशासकीय संस्थाएं, केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन, मुगल प्रशासकीय वर्ग एवं उसकी श्रेष्ठता, राजस्व व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, ये सब पढ़ेंगे हम दूसरी यूनिट में। तीसरी यूनिट की बात करें तो हम इसमें माफ़ कीजिए, चौथी यूनिट की हम बात करें तो इसमें हम शिवाजी के अधीन मराठा प्रशासन पढ़ेंगे, केंद्रीय शासन, छत्रपति और उनकी अष्टप्रधान यानी कि उनका कैबिनेट और प्रांतीय शासन, राजस्व व्यवस्था, रणजीत सिंह, सिख राज्य की स्थापना एवं विस्तार, प्रशासन, ये सब हम पढ़ेंगे। यानी कि किस तरह से मध्यकाल में जो आधुनिक काल में किस तरह से भारत में अलग अलग राज्यों की स्थापना हो रही थी, मुगल कमज़ोर हो रहे थे, सिख उभर रहे थे, मराठा अपनी शक्तियों में विस्तार कर रहे थे, ये कैसे हो रहा था ये हम पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो औपनिवेशिक राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ प्रशासनिक संरचना, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 और 1853 का अधिकार पत्र अधिनियम, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था का विकास तथा उसकी प्रकृति, सिविल सर्विस, ब्रिटिश राज्य के प्रभाव। दोस्तों 5वीं यूनिट में एक फ़ायदा ये होगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट है, यह अभी हमने पेपर 3 में भी देखा था और ये इस तरह से 2 पेपर में एक साथ हमारे लिए काम आ जाएगा। दोस्तों बुक्स की बात करूं तो जैन एंड माथुर, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे फिर एनसीईआरटी बुक्स हो या फिर या बिपिन चंद्रा हो या मीनाक्षी मैम हो, हम सभी की अच्छी अच्छी बुक्स के साथ आपके लिए कॉन्सेप्ट बनाकर लाएंगे और वीडियो के ज़रिए हम अलग अलग चैप्टर्स को, अलग अलग टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। बस उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।